गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है चैप्टर 7 देखेंगे क्लास 11th में। हमारा चैप्टर 7 है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। मैंने बताया था कि अपरदन के परिणाम स्वरूप और अपरदन के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो है कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब हवाएं अपरदित करती है तो उसके अपरदन के परिणाम स्वरूप जो है कुछ भौगोलिक भू आकृतियाँ बनती है, और उस अपरदित पदार्थ को जब किसी जगह पे निक्षेपित करती है तो उससे भी क्या होती है, उससे भी जो है किसी प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है बहता जल और नदी। समतलीकरण या समतल स्थापक की बाह्य शक्तियों में नदी या बहते हुए जल का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जब वर्षा का जल धरातल पर किसी न किसी रूप में बहने लगता है तो उसे वाही जल कहते हैं, अर्थात बहता हुआ जल कहते हैं। जब वाही जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है तो उसे नदी या सरिता कहते हैं। नदियाँ भूतल पर समतल स्थापना का कार्य 3 रूपों में करती है। ठीक है, नदी जो है जो समतलीकरण के कार्य के रूप में एक प्रमुख कारक मानी जाती है। तो जब बहता हुआ जो जल होता है तब उसे वाही जल कहते हैं, और एक निश्चित ऊंचाई पर निश्चित ढाल से गुरुत्वाकर्षण के सहारे जब वो आगे बढ़ती है तब उसे सरिता या नदी कहते हैं। ये अपना कार्य जो है 3 तरीकों से करती है: अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण। अपरदन अपरदन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। नदी जल भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के अपरदन का कार्य करती है। नदी द्वारा अपरदन की प्रक्रिया निम्न 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला है जल का आयतन और मात्रा। ठीक है, कि जल का आयतन और उसकी मात्रा। नदी में जल का आयतन या मात्रा जितनी अधिक होगी उसका अपरदन क्षमता भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जल का आयतन प्रवाह वेग को नियंत्रित करता है। उदाहरण: शुष्क ऋतु में नदी कम जल रह जाता है तथा नदी कृष्काय होकर अल्प अपरदन तथा परिवहन करती है। ठीक है, गर्मी के दिनों में जो है नदी में जो है कम पानी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपरदन का काम कम करती है। लेकिन वर्षा ऋतु में जब क्या है, नदी में जल ज़्यादा होता है, बारिश के कारण नदी उफान पे होती है, तब वो बहुत तेज़ी से और बहुत भारी मात्रा में अपरदन का काम करती है। वो विकराल रूप लेती है, तीव्र वेग से उफनते हुए जो है अत्यधिक अपरदन करती है और बहुत सारा नदभाट होती है, साथ ही अपने दोनों किनारों में जो है अपरदन का काम करती है। ठीक है, दूसरा है जल का वेग। नदी जल के प्रवाहित गति अपरदन की मात्रा को अधिक प्रभावित करती है, अर्थात नदी की गति जितनी अधिक होगी, स्पीड जितना अधिक होगा, वह उतना तेजी से उसका अपरदन करेगा। यदि नदी जल का प्रवाह वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन क्षमता 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, यदि उसकी गति 100 किलोमीटर है, उसको 200 किलोमीटर कर देंगे तो उसका जो परिवहन क्षमता है, ढोने की क्षमता है, वो 4 गुना बढ़ जाती है। और उसको अगर 4 गुना कर दी जाए तो अपरदन की क्षमता जो है 16 गुना बढ़ जाएगी। अतः नदी उस समय अधिक नदी भार का परिवहन करती है जिसमें अपरदन भी अधिक होता है। नदी का वेग पर्वतीय भागों में मैदानी भाग की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा, नद भार का आकार, प्रकार एवं भार। कि नदी अपरदन के लिए जिन औजारों का उपयोग करती है, ठीक है, नदी जो है अपरदन के लिए जिन औजारों का प्रयोग करती है वे सब उसमें ही निहित कंकड़, पत्थर, रेत, बालू होते हैं। ठीक है, नदियाँ जो अपने साथ जो भी पदार्थ बहाकर लेके जाती है वही उसके औजार होते हैं, जिसमें ईंट, बालू, रेत, कंकड़, पत्थर, वही चीज़ें जो है नदी के तल को खरोचते, रगड़ते, काटते आगे बढ़ती है। अतः यदि नद भार वाले कणों की मात्रा अधिक होती है तो अपरदन क्रिया तीव्र होगी, अर्थात जितने बड़े पदार्थ होंगे वह उतना ही ज़्यादा अपरदन करेगी, और जितने छोटे या कम पदार्थ होंगे उनका अपरदन कम होगा। अपरदन की प्रक्रिया जो है 4 प्रकार से अपरदन की प्रक्रिया जो है 4 प्रकार से संपन्न होती है, जिनमें सबसे पहला है अपघर्षण। इसमें जल नदी तल की कोमल चट्टानों को खुरसता है, जिससे चट्टानें घिसकर चिकनी हो जाती हैं। जब जो भी अवसाद हैं, कंकड़, पत्थर, रेत, बालू, वो जल के परिवहन होते साथ आगे बढ़ते हैं तो वो क्या करती है, उसके तल को रगड़ते, खुरसते
बढ़ते चलती है, जिसकी वजह से जो नदी का तल है वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। इससे नदी के मार्ग की गहराई बढ़ती है, पार्श्वीय कटान से उसकी चौड़ाई बढ़ती है, अर्थात उसके दोनों किनारों, पार्श्व मतलब दोनों किनारों से उसकी कटाई अधिक होती है, जिससे उसकी क्या होती है, चौड़ाई बढ़ती है, और जिससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। संक्षारण या घोलीकरण, कि जब नदी का जल जो है ऐसे क्षेत्रों में पहुंचता है जहां पर चूने के चट्टान होते हैं, तो वो चूने को जो है अपने साथ घोलकर बहा कर ले जाती है। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया जो है अधिकांशतः चूना बहुल प्रदेशों में होती है। तीसरा है जल दाब क्रिया। जल के अधिक दबाव या भार के कारण जो है चट्टानें ढीले पड़ती है या फिर टूट जाती है, और वे टूट टूट कर जो है प्रवाहित होने लगती है। चौथा है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण से तात्पर्य क्या है, जो भी अवसाद होते हैं, जो भी अवसादों को नदियां अपने साथ बहाकर लेकर जा रही होती है, वो चट्टानें साथ नदी तल को खुरसते ही हैं, साथ ही साथ वो आपस में टकराते रहते हैं, जिससे उसमें टूट फूट की प्रक्रिया होती है। उसे ही क्या कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं। कि वो तो नदियों के तलों को खुरसते, रगड़ते, छिलते चलते ही हैं, लेकिन साथ में वो आपस में भी टकराते हैं, जिसमें उनमें टूट फूट की प्रक्रिया होती है। उसे ही क्या कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं। प्रवाहित जल उन आर्द्र प्रदेशों में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जहां वर्षा अधिक होती है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि प्रवाहित जल जो है उन आर्द्र प्रदेशों में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जहां पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा का जल भूमि के ढाल के अनुरूप नीचे की ओर प्रवाहित होता है और सैलों का अपर्दन करता है, अर्थात जिस तरफ से ढाल होगी नदियां उसी ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, और वो क्या करेगी, अपर्दन का काम करेगी। धीरे धीरे छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती है, जो बाद में लंबी तथा विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती है। प्रारंभ में जहाँ पर से जल निकलता है, आप देखेंगे नदियों का निर्माण कैसे होता है। नदियाँ कभी भी बड़े रूप में नहीं होती है। नदियाँ जो है छोटे छोटे धाराओं से मिलती है, फिर नालों में मिलती है, नालों से फिर वो बड़े सरिताओं में बदलती है, फिर जब वो सब मिलती है तब किसी नदियों का जन्म होता है। ये अवनलिकाएं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी और लंबी होकर एक दूसरे में समाहित घाटियों का जाल बनाती है, जिससे अनियमितताएं दूर हो जाती है। मध्य अवस्था में सरिता नदी जल तल में धीमी गति से अपर्दन करती है। जब ये अपनी मध्यम अवस्था में होती है तो क्या करती है, ये धीमी गति से जो है अपने तल को जो है क्या करती है, अपर्दन करती है। इसके बाद घाटियों के किनारों की ढाल मंद हो जाती है। इस प्रकार अफवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते हैं। नदियाँ जब तक उसे काट कर जो है बराबर नहीं कर देती है, और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं। ठीक है, और लास्ट में जब क्या होता है कि कोई भाग उच्चावच वाला होता है, जिसमें अवरोधी चट्टान, ऐसे चट्टान जिसे नदियाँ जो है नहीं काट पाती है, या वो चट्टान अधिक मजबूत होने के कारण जो है, जो उसकी कोमल चट्टानें हैं वो कट जाई रहती है, केवल उसके मजबूत ठोस अवशेष जो है हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडनॉक्स कहते हैं। आगे इसके बारे में दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है कि कैसे मोनाडनॉक्स का जो है निर्माण होता है। नदी अपर्दन के द्वारा इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान पर पेनी प्लेन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है नदियों की अवस्था के बारे में दिया हुआ है, इसे कल के वीडियो में मैं बताऊंगा। एक बार बुक रीड करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।